एक ऐसी दुनिया में जहां मैजिक सिर्फ नोबल ब्लड लाइंस के लिए रिजर्व है, वहां इस कॉमनर ने पूरा सिस्टम ही हिला कर रख दिया। मिलियट डेरिक से जन्म से एक मामूली पेजेंट, पर पढ़ना सीखने से पहले ही इसने 5 स्टार मैजिक अवेकन कर लिया। एक ऐसा लेजेंडरी फीट जिसे बड़े बड़े ड्यूक्स पूरी जिंदगी घिसने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। जब एरिस्टोक्रेट सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे थे, तब यह बैटलफील्ड पर एक मर्सनरी लेजेंड बनकर राज कर रहा था। अब गेम पूरी तरह पलट चुका है। वही हाई सोसाइटी स्नॉब्स जो कभी इसे नीचे दिखाते थे, अब लाइन लगाए खड़े हैं। वो फाइट नहीं मांग रहे, वो उसके सीक्रेट्स के लिए भीख मांग रहे हैं। कॉमनर प्रोडिजी अब सबकी क्लास लेने वाला है, तो पीछे मत रह जाना। हमारी कहानी शुरू होती है एबलस्टीन शहर से, एक ऐसी जगह जहां पूरा माहौल किसी मेडिवल जमाने जैसा फील होता है। वहीं एक शख्स रहता था जिसे सब ओल्ड लायर के नाम से जानते थे। वो बेहद बेसिक मैजिक इस्तेमाल करता था और स्लम्स के लोग उसे इसी नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक ही चला सकता था। फिर भी उस बूढ़े का ईगो किसी महान मेज से कम नहीं था, और अगर कोई उसकी नस पर चढ़ जाए तो उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता था। एक मौके पर वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान दिखता है और हमारा एमसी उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी रिवील होता है कि यही वो इंसान था जिसने हमारे एमसी को मैजिक की एबीसी सिखाई थी। वो बताता है कि उसे अप्रेंटिस बनाने के पीछे कोई डीप लॉजिक नहीं था, बस उस बूढ़े मेज को अपनी टेक्निक सिखाने के लिए फॉलोअर्स चाहिए थे, और हमारा एमसी सिर्फ प्योर नॉलेज हासिल करने का भूखा था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और उनकी ट्रेनिंग नॉन स्टॉप चलती रही। एक इंटेंस प्रैक्टिस सेशन के दौरान लड़के के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक ब्लू ऑरा चमकने लगती है। वो अपने अंदर बहती हुई पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या इस बच्चे ने माना के फ्लो पर इतनी जल्दी मास्टरी हासिल कर ली है। एक शार्प लुक के साथ हमारा एमसी दिखाता है कि वो अगले स्टेप के लिए एकदम तैयार है। तुरंत बाद वो अपने हाथ से एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे उसका मास्टर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो हमला किसी मैजिकल शवेल की तरह बनकर हवा को चीरते हुए सीधे एक पेड़ पर जा लगता है। पेड़ पर डायरेक्ट हिट होता है और दोनों बस अवाक होकर उस तबाही को देखते रह जाते हैं। इसी तरह उसने उस आदमी के साथ पूरा 1 साल बिताया और जितना हो सका उतना सब कुछ सीखा। उस दौरान जवान लड़के ने हर छोटा बड़ा काम किया और आखिरकार एक पावरफुल 1 स्टार मेज बनकर उभरा। एक रात जब दोनों कैंपिंग कर रहे थे, बूढ़ा मेज कुछ अजीब बातें करने लगता है। नशे की हालत में वो बड़बड़ाता है कि नोबल ब्रैड्स तो बालिग होने से पहले ही 3 स्टार बन जाते हैं। फिर वो हमारे एमसी को चेतावनी देता है कि ज्यादा उम्मीदें मत पालना, क्योंकि कॉमनर्स कभी भी 2 स्टार से आगे नहीं बढ़ सकते। वो लगातार बोलता रहता है कि ब्लड लाइन ही सब कुछ है और मेहनत करना बेकार है। हमारे एमसी को लगता है कि ये सब उसके मास्टर की अपनी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। उस रात वक्त बहुत लंबा लगता है जब वो बूढ़े को सोते हुए देखता रहता है। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है और जवान लड़का वापस कैंप लौटता है। वहां पहुंचकर उसे उसका मास्टर जमीन पर पड़ा मिलता है, बिल्कुल लाइफलेस। बूढ़े के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान होते हैं, जैसे वो किसी भयानक लड़ाई में शामिल हुआ हो। पहले तो लड़का सोचता है कि शायद उसने कहीं झगड़ा कर लिया होगा, लेकिन सच कुछ और ही था। असल में उस बूढ़े मेज पर सिटी गार्ड्स ने हमला किया था। कहानी ये थी कि वो एक 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश करते पकड़ा गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी एम्बिशन वाला आदमी ऐसा क्यों करेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है जो उसे ब्लड लाइन वाली बात याद दिलाती है। लेकिन हमारे एमसी के लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके पास कोई नोबल ब्लड नहीं था। स्क्रीन बताती है कि उसने मैजिक की बेसिक्स अनलॉक कर ली है और अब उसे एक प्राइमरी स्कूल चुनना है। इसके बाद 4 साल पलक झपकते ही निकल जाते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था काटिया फ्लेम हार्ट। वो फ्लेम हार्ट हाउस की पूर्व हेड और एक शक्तिशाली 3 स्टार मेज थी। एबलस्कीन में रहते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी और हमारे एमसी को लड़ना सिखाती थी। इसी तरह जवान लड़के ने काटिया फ्लेम हार्ट से बहुत कुछ सीखा, खासकर बेल्डन स्टीयर नाम के एक टॉवन में जो हमेशा काफी भीड़ भाड़ वाला रहता था। अंदर काटिया फ्लेम हार्ट कह रही होती है कि एक मेज के लिए इवॉल्व करना चाहना बिल्कुल नेचुरल है और हमारे एमसी डेरिक में इसका पूरा टैलेंट है। लेकिन वो उसे ये चेतावनी भी देती है कि ज्यादा ग्रीड सिर्फ उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देगी। उसकी बात मानते हुए हमारा एमसी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि वो ये बात हमेशा याद रखेगा। ट्रेनिंग जारी रखते हुए काटिया उसे आंखें बंद करने और अपने माना को महसूस करने को कहती है। वो उसे शांति से उस एनर्जी के फ्लो को फील करने और उससे एक इमेज बनाने का निर्देश देती है। उसके आदेशों का पालन करते हुए लड़का पूरी तरह कंसंट्रेट करता है और देखते ही देखते उसके चारों ओर वही रहस्यमय नीली ऑरा फिर से चमकने लगती है। काटिया नोटिस करती है कि हमारे
एमसी के पास जरूरत से ज्यादा माना है और उसका कंट्रोल भी बेहद स्टेबल है। अचानक जवान लड़के की आंखें बैंगनी रंग में चमक उठती हैं और उसकी मैजिकल एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। इतनी इंटेंसिटी देखकर उसकी इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह जाती है। ठीक उसी पल बाहर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये आवाज कैसी थी। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कहीं उन पर हमला तो नहीं हो गया और तुरंत किसी को बाहर हालात देखने के लिए भेजा जाता है। बिना किसी वार्निंग के कार्टिया हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और डेरिक से कहती है कि चुप रहो और बस मेरे पीछे चलो। इसी बीच सिटी गार्ड्स उस धमाके की वजह ढूंढ रहे होते हैं। कार्टिया उसे जल्दी से एक गली में खींच लेती है ताकि उस हंगामे से दूर निकल सके। डेरिक उसे फिर से मास्टर कहकर बुलाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। कार्टिया रुकती है और उसे बहुत ध्यान से सुनने को कहती है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा एमसी इशारा करता है कि वो सुनने के लिए तैयार है। कार्टिया समझाती है कि नोबल्स अपने प्रिविलेज को लेकर बेहद सेंसिटिव होते हैं और मैजिक उनका सबसे बड़ा प्रिविलेज है। इसी वजह से इननेट स्ट्रेंथ सिर्फ नोबल्स के लिए ब्लेसिंग मानी जाती है, क्योंकि कॉमनर्स बहुत ही कम इवॉल्व कर पाते हैं। वो आगे कहती है कि हमारे एमसी ने जो अभी किया वो काफी इंप्रेसिव था। फिर वो खुलासा करती है कि उसने एक 2 स्टार स्पेल जिसका नाम ऑडिटरी हेलुसिनेशन है उसका इस्तेमाल किया था। तभी एक सिस्टम स्क्रीन कंफर्म करती है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक 2 स्टार मेज बन चुका है। इसके बाद कार्टिया लड़के के साथ ट्रेवल करती है और उसे कई नए स्पेल्स सिखाती है। इसी तरह 1 साल और बीत जाता है और फिर उसे शहर छोड़ना पड़ता है। उसे एल्वेस्टर काउंट के लिए प्राइवेट ट्यूटर नियुक्त किया जाता है, जो कि एक बेहद इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। ऐसा ऑफर कोई भी ठुकरा नहीं सकता था। इतने ऊंचे स्टार के नोबल के लिए टीचर बनना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। जाने से पहले वो अपने अप्रेंटिस को एक 2 स्टार स्पेल बुक गिफ्ट करती है। अकेले अपने कमरे में हमारा एमसी उस किताब को ध्यान से देखता है। एक और साल गुजरता है और वो अपने दम पर 2 और 2 स्टार स्पेल्स मास्टर कर लेता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में इस जवान मेज के रुकने का कोई इरादा नहीं होता। वापस बेल्डन स्टीयर टावन में मैनेजर डेरिक को बेहद एक्साइटेड होकर बुलाता है, क्योंकि उसे आखिरकार एक अच्छा रिक्वेस्ट मिला होता है। हमारा एमसी पूछता है कि कैसा रिक्वेस्ट है। मुस्कुराते हुए आदमी बताता है कि ये रिक्वेस्ट हाउस ऑफ डुप्लेन यानी ग्रैंड डची से आई है। डेरिक हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी जगह उन्हें क्यों हायर करेगी। मैनेजर खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि हाउस डुप्लेन पानी की तरह सोना खर्च करता है। वो एक्साइटमेंट में लड़के को पकड़कर कहता है कि ये फ्यूचर कनेक्शंस बनाने का सुनहरा मौका है। लापरवाह रहते हुए हमारा एमसी बस ये जानना चाहता है कि आखिर काम क्या है। आदमी बताता है कि मिशन सिंपल है, बस उनकी टेरिटरी में कुछ मॉन्स्टर्स को सबजुगेट करना है। इतनी पावरफुल फैमिली के लिए ये कहानी डेरिक को बेहद सस्पिशियस लगती है। इसी वजह से वो तुरंत जॉब के लिए मना कर देता है और मैनेजर से कहता है कि किसी और को बुला लो। टावन से निकलते हुए डेरिक कहता है कि वो आमतौर पर सस्पिशियस जॉब्स नहीं लेता। हताश होकर मैनेजर समझाता है कि इस रिक्वेस्ट के लिए मेज चाहिए और आजकल मेज मिलना बहुत रेयर है। वो जोर देता है कि हमारा एमसी ही ये काम कर सकता है। फिर भी जवान लड़का दोबारा मना करने ही वाला होता है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तभी मैनेजर उसे अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर एक गोल्ड कॉइन ऑफर करता है। उस ऑफर के सामने हमारा एमसी अपना इरादा बदल लेता है और गोल्ड कॉइन के साथ वो सस्पिशियस जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात क्लाइंट से होती है, जो एक बेहद मिस्टीरियस टिकड़ी होती है। मैनेजर उसे इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी सर्विसेज ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसे इससे ज्यादा उम्मीद थी और उसे यकीन नहीं होता कि उन्होंने एक बच्चे को भेज दिया। डेस्पिरेशन में मैनेजर डेरिक का बचाव करता है और कहता है कि वो सबसे बेहतरीन मेज है जिसे वो जानता है, लेकिन आदमी उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि ये काम किसी बच्चे के लिए नहीं है। वो अपने साथी की ओर मुड़ता है और कुछ फुसफुसाते हुए जाने की तैयारी करने लगता है। तभी ग्रुप में मौजूद एक क्लोक्ड फिगर भारी भरकम प्रेजेंस के साथ आगे बढ़ता है। वो रहस्यमयी शख्स डेरिक को नाम से बुलाता है और कहता है कि उन्हें अकेले में बात करनी है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन, जहां दूर दूर तक फैले घने जंगल है। वहां हम देखते हैं कि हमारा एमसी मिशन एक्सेप्ट कर चुका है और पहले से ही एक गोब्लिन से लड़ रहा है। उसकी लाल आंखें लड़ाई पर फोकस करते हुए तेजी से चमक रही होती हैं। एक तेज मूव के साथ वो क्रिएचर पर वार करता है और तलवार चलाने की अपनी बेहतरीन स्किल दिखाता है। अभी सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि एक और उससे भी बड़ा गोब्लिन चीखते हुए उस पर टूट पड़ता है। हमारा एमसी फुर्ती से उसका एक्स अटैक डोज करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई के बाद वो गंदगी से सने हुए मरे हुए गोब्लिन के शरीर को घूरता है। इसके तुरंत बाद वो एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो पूरे झुंड को एक साथ खत्म कर देता है। थके हुए लहजे में वो डिस्पैच ऑफिसर को बताता है कि काम हो गया है। क्लाइंट्स की तिकड़ी उसके परफॉर्मेंस से कुछ खास इंप्रेस नहीं दिखती, लेकिन वो नकाबपोश शख्स मुस्कुराता है और कहता है कि उसने सबको बहुत जल्दी हरा दिया। वापस बेल्डन स्टीयर टावन में रात शहर पर छा चुकी होती है। अंदर एक ग्लोन लड़की पोलिन गुस्से में हमारे एमसी से भिड़ जाती है। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि वो चिल्लाती है कि कॉमनर्स को नोबल्स का लैप डॉग नहीं बनना चाहिए। वो फिर धीरे से फुसफुसाती है कि डेरिक ने उसे पेमेंट के बारे में नहीं
बताया। मैनेजर इशारा करता है और पॉलिन ताश में पूछती है कि क्या सिर्फ एक सिल्वर कॉइन था। चेहरे पर एक स्मिग स्माइल के साथ मैनेजर असली रकम बताता है। जब उसे पता चलता है कि एडवांस पेमेंट एक गोल्ड कॉइन था तो वो हक्का बक्का रह जाती है। पैसे की खुशी में पॉलिन के सुर तुरंत बदल जाते हैं और वो कहती है कि वो भी ये जॉब करना चाहती है। कुछ ही देर बाद वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। मैनेजर मिशन के बारे में पूछता है, जिस पर हमारा एमसी कैजुअली कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कुछ गॉबलिन्स थे। फिर वो रिवील करता है कि भले ही वे तीनों अमीर दिख रहे थे लेकिन वे झूठ बोल रहे थे। मैनेजर चौंक कर पूछता है कि क्या वो सीरियस हैं? ड्रिंक लेते हुए जवान लड़का समझाता है कि वो उन लोगों में नोबल्स वाली क्वालिटी ढूंढ रहा था जो उनमें नहीं थी, और जो नौकरानी बनी थी वो भी फेक थी। उस औरत के हाथ किसी सर्वेंट के हिसाब से जरूरत से ज्यादा साफ थे। तीसरे क्लाइंट के बारे में बोलने से पहले ही मैनेजर उसका नाम लेकर उसे टोक देता है। लड़का चुप हो जाता है और ध्यान से सुनता है। मैनेजर उसे याद दिलाता है कि वे मर्सिनरीज हैं और उनका काम सिर्फ अपना काम करना और पैसे लेना है। गंभीर चेहरे के साथ हमारा एमसी उसकी बात मान लेता है। मैनेजर जीवन जोर देकर कहता है कि यहाँ सरवाइव करना ही सबसे जरूरी है, बाकी सब मैटर नहीं करता। अगले दिन वे फिर से ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन लौटते हैं ताकि जॉब को फिनिश किया जा सके। डेरिक क्लाइंट्स को बताता है कि सब कुछ संभाल लिया गया है और गोबलिन्स अब कुछ समय तक प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। क्लाइंट अच्छे काम की तारीफ करता है और मैनेजर बाकी की पेमेंट की बात छेड़ देता है। तभी नोबल 2 चमकते हुए गोल्ड कॉइन्स आगे बढ़ाता है। मैनेजर खुशी से उछल पड़ता है और डेरिक के बाल बिखेर देता है। यह देखकर नोबल अपना गला साफ करता है ताकि सबका ध्यान फिर से बात पर वापस आए। फिर वो कहता है कि उसे डेरिक की स्किल्स पसंद आई हैं और वो उसे एक नया रिक्वेस्ट देना चाहता है। यह सुनकर मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और एक्साइटमेंट में फिर से लड़के के बाल बिगाड़ देता है। नोबल बताता है कि इस मिशन की पेमेंट पूरे 15 गोल्ड कॉइन्स होगी, जिसे सुनकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। इतने बड़े ऑफर के सामने क्लाइंट एक डिटरमाइंड लुक के साथ पूछता है कि क्या हमारा एमसी यह जॉब एक्सेप्ट करेगा। जवान मेज बिना वक्त गवाए तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद वे एक लग्जरी कैरिज में नए जॉब की लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में कैरिज ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन के रेजिडेंस पर पहुंचती है, जो एक बेहद विशाल और भव्य जगह है। मैनेजर उस मेंशन को देखकर दंग रह जाता है और उसकी बनावट की तारीफ करने लगता है। अंदर जाने से पहले नोबल कहता है कि अब उसे अपना सही परिचय देना होगा, जिसे मैनेजर पहले तो मजाक समझता है। आदमी बताता है कि वो डेलोलोन है, ग्रैंड ड्यूक डुप्लेन का हेड बटलर। यह सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। उसी समय वह औरत खुद को कैटरीना बताती है, जो उस मेंशन की हेड हाउसकीपर है। इसके बाद वह नकाबपोश शख्स अपनी पहचान जेडन के रूप में देता है, जो बेल्डन मर्सनरीज का कैप्टन है। हमारा एमसी अब पूरी तरह समझ जाता है कि उन सब ने अपनी पोजीशंस के बारे में झूठ बोला था और उनका असली स्टेटस उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। हालात को देखते हुए वो औरत मुड़ती है और उन्हें उस विशाल रेजिडेंस के अंदर ले जाती है। मैनेजर को अब पूरी तरह एहसास हो जाता है कि क्लाइंट की असली आइडेंटिटी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी वह नकाबपोश शख्स धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है। हमारा एमसी खामोशी से सब देखता रहता है। वह लड़की अपना असली परिचय देती है, एस्लिन एलेनॉट डुप्लेन, और कहती है कि वो उसे अपनी बहन डीला का ट्यूटर बनाना चाहती है। डेरिक ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसे एक नोबल लड़की को मैजिक सिखाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके तुरंत बाद सीन हमें डुप्लेन फैमिली के विशाल मेंशन के अंदर ले जाता है। अचानक एक ऑफिस का दरवाजा जोरदार ताकत के साथ खुलता है। रैग नाम का एक जवान गुस्से में कमरे में घुसता है और सीधे अपने पिता और अपने भाई वेलेरियन की ओर बढ़ता है। डेस्क पर बैठे आदमी उसे खुद को संभालने और थोड़ी डिग्निटी दिखाने को कहते हैं, लेकिन रैग चिल्लाता है कि मैनर्स तो डीला को सीखने की जरूरत है, और ये कहते हुए वो एक सर्वेंट लड़की को बालों से घसीटता हुआ सामने लाता है। वो यंग मेड जोर जोर से रो रही होती है और साफ दिखता है कि उसे डीला की तरफ से चोट पहुंची है। इस पर वेलेरियन अपने भाई से आवाज धीमी रखने को कहता है, क्योंकि वे लोग इस वक्त एक जरूरी बातचीत के बीच में हैं। रैग इस वार्निंग को भी नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा सर्वेंट्स नौकरी छोड़ चुके हैं। फिर वो पूछता है कि उसके पिता आखिर कब तक उस डेलिंक्वेट को इग्नोर करते रहेंगे। इतना सुनते ही वेलेरियन खड़ा हो जाता है और रैग का नाम जोर से चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है। इस पूरे सीन से परेशान होकर वो अपने भाई को हंगामा बंद करने और कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है, लेकिन रैग उस पर ध्यान नहीं देता और अपने पिता को नफरत भरी नजर से घूरता रहता है। वेलेरियन अपने पिता को याद दिलाता है कि भले ही डीला एक प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी बहन एस्लिन तो उनके साथ है ही। इस पर रैग कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उस लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उनके पिता सख्त आवाज में चेतावनी देते हैं कि ये फैसला करने का अधिकार उसका नहीं है। रैग फिर भी जिद करता है और कहता है कि डीला को किसी दूर के मोनेस्ट्री में भेज देना ही सबके लिए बेहतर होगा। सब्र खोते हुए आदमी जबरदस्त ताकत से अपने बेटे का कॉलर पकड़ता है और उसका सिर ठोस लकड़ी की डेस्क पर जोर से दे मारता है। पिता दोहराते हैं कि यह फैसला
उसका काम नहीं है और उसे चुप रहने को कहते हैं, भले ही उसे चोट लगी हो। जाते जाते रेक चेतावनी देता है कि एक दिन उसके पिता को उस लड़की को लेकर फैसला करना ही पड़ेगा। आदमी बेहद गंभीर और चिड़चिड़े एक्सप्रेशन के साथ अपने बेटे को जाते हुए देखता रहता है। वापस प्रेजेंट में एस्लिन हमारे एमसी को मेंशन के लंबे चौड़े कॉरिडोर से होकर ले जा रही होती है। वो पूछती है कि क्या उसने डीला का नाम सुना है और वो कंफर्म करता है कि उसने रिकॉर्ड्स में देखा था। एस्लिन मुस्कुराकर कहती है कि उसकी छोटी बहन आमतौर पर पब्लिक में ज्यादा दिखाई नहीं देती। दोनों एक बड़े खूबसूरती से सजे हुए दरवाजे के सामने रुकते हैं। उसी वक्त वेलेरियन ऑफिस से बाहर आता है, रेक को सहारा देते हुए, जिसका चेहरा पूरी तरह जख्मी होता है। वो एस्लिन को मुस्कुराकर ग्रीट करता है और पूछता है कि उसकी एबलस्टीन की यात्रा कैसी रही। लड़की जवाब देती है कि उसकी देखभाल की वजह से वो काफी आराम से रही है। वेलेरियन कहता है कि रेक थोड़ा घायल है, इसलिए वो बाद में बात करेंगे। हमारा एमसी पूरे इंटरेक्शन को बेहद ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वेलेरियन अपने भाई को संभालते हुए उन दोनों के पास से गुजर जाता है। लड़के की आंखें लाल चमकने लगती हैं जब वो इस फैमिली डायनामिक को समझने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर उस मेड पर पड़ती है जिसे रेक पहले घसीट रहा था, जो हॉलवे के एक कोने में बैठकर रो रही होती है। वहीं से जवान लड़का डीला से जुड़े हालात की गंभीरता को समझने लगता है। खासकर उनके पिता के सामने एस्लिन और हमारा एमसी बैठकर जॉब के बारे में बात करते हैं। लड़की अपने पिता का धन्यवाद करती है और डेरिक को उस ट्यूटर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है जो उसकी बहन डीला का ख्याल रखेगा। आदमी यंग मेज को गंभीर और सोचने वाली नजर से देखता है। एस्लिन कहती है कि अब वो लीव लेगी क्योंकि वे बिजी हैं और लड़के को बाहर ले जाने लगती है, लेकिन निकलने से पहले उनके पिता हमारे एमसी को रुकने को कहते हैं। जवान लड़का गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उनकी ओर मुड़ता है, ये जानने के लिए कि वे क्या चाहते हैं। ऑफिस की खिड़की से आती धूप के बीच एक सीरियस कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली होती है। ग्रैंड ड्यूक एक एलिगेंट और शार्प क्विल से स्क्रॉल पर लिखते रहते हैं। फिर वो टिप्पणी करते हैं कि हमारा एमसी काफी यंग है और पूछते हैं कि क्या वो सच में 16 साल का है। सोफे पर शांत पोस्चर में बैठा लड़का अपनी उम्र कंफर्म करता है। आदमी पूछता है कि क्या वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है और डेरिक जवाब देता है कि वो 1 स्टार स्पेल्स यूज करता है। ग्रैंड ड्यूक हल्की हंसी छोड़ता है, जैसे उसे ये जवाब मजेदार और प्रेडिक्टेबल लगा हो। फिर वो गंभीर होकर चेतावनी देता है कि ह्यूमिलिटी हर बार एक बड़ी वर्च्यू नहीं होती। हमारा एमसी तुरंत इशारा समझ जाता है और चुप रहता है। सिचुएशन एनालाइज करते हुए वो समझ जाता है कि 5 स्टार मेज जैसे ग्रैंड ड्यूक के सामने ह्यूमिलिटी काम नहीं आएगी। डेरिक माफी मांगता है अगर वो डिसरेस्पेक्टफुल लगा हो, लेकिन नोबल कहता है कि वो समझता है कि वो ऐसा क्यों है। आदमी कहता है कि उसकी उम्र और कपड़ों के हिसाब से डेरिक मैजिक ट्यूटर नहीं लगता। हल्की मुस्कान के साथ जवान मेज बताता है कि वो असल में एक मर्सिनरी है। नोबल कहता है कि वो और सवाल नहीं करेगा और उसे रेजिडेंस के एनेक्स में एंट्री की अनुमति देता है। वो एक मेड को उसे गाइड करने को कहता है, लेकिन हमारा एमसी एक आखिरी सवाल पूछने की इजाजत मांगता है। ग्रैंड ड्यूक उसे बोलने देता है और ध्यान से सुनने लगता है। डेरिक बताता है कि एक मर्सिनरी होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो मिशन एक्सेप्ट करे उसे पूरा करे। वो कहता है कि एस्लिन ने उसे डीला को मैजिक सिखाने और उसे हाई सोसाइटी में एंटर कराने के लिए हायर किया है। ग्रैंड ड्यूक को यह बात काफी ऑब्वियस लगती है और वो पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रहा है। तभी गंभीर नजर के साथ हमारा एमसी कहता है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है। यह सुनकर नोबल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसी पल सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक प्लेट तेजी से हवा में उड़ती है, वो दीवार से टकराकर टुकड़ों में टूट जाती है और एक मेड डर के मारे चीख पड़ती है। लड़की डीला से माफी मांगती है, लेकिन डीला कहती है कि अपोलॉजी से अब कुछ नहीं बदलने वाला। गुस्से में वो यंग नोबल सर्वेंट को धमकाती है और तुरंत उसकी नजरों से दूर हो जाने को कहती है। सीन फिर जेडन और एस्लिन की बातचीत पर लौटता है। जेडन पूछता है कि उसने डेरिक को ही क्यों चुना। वो बताता है कि एक कॉमनर के लिए नोबल को ट्यूटर करना आसान नहीं होगा और उनके पास और भी बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे। एस्लिन कहती है कि उसने पहले ही बेस्ट मेजर्स ट्राई कर लिए थे, लेकिन सबने क्विट कर दिया, इसलिए उसने इस बार कुछ अलग करने का सोचा। जेडन कहता है कि डेरिक का फॉर्मर मास्टर एक नोबल था और उसने कल्चर वहीं से सीखा। एस्लिन सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि उसे लड़का काफी रिफाइंड लगा और उसे उम्मीद थी कि वो डीला को गाइड कर पाएगा। मुस्कुराते हुए जेडन उसे सलाह देता है कि उसे लोगों को पढ़ना और बेहतर तरीके से सीखना चाहिए। वो समझाता है कि डेरिक सड़कों पर पला बढ़ा और एडल्ट होने से पहले ही मर्सनरी बन गया था। लड़की बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बात ध्यान से सुनती है। सीन बदलता है और हमारा एमसी डेलोलोन और एक मेड के साथ कॉरिडोर से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो एक विशाल दरवाजे के सामने रुकता है अपने अगले चैलेंज का सामना करने के लिए। लड़का धीरे से अपना हाथ उठाता है और बिना किसी हिचक के दरवाजे पर कुछ बार नॉक करता है। शांत एक्सप्रेशन के साथ वो अंदर से जवाब का इंतजार करता है। फिर वो खुद ही दरवाजा खोलता है और कमरे में दाखिल होता है। अंदर जाकर वो एक सिंपल हेलो कहकर ग्रीट करता है। डेरिक खुद को डीला से इंट्रोड्यूस करता है और अकेले बात करने के लिए एक पल मांगता है। लड़की बिना उसकी ओर देखे उसे पास आने को कहती है। आदेश मानते हुए हमारा एमसी उसकी ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वो पास आता है, डीला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरती है। अचानक वो कप में मौजूद लिक्विड उसके चेहरे पर उछाल देती है। वो तरल सीधे डेरिक के बालों पर गिरता है और उसके चेहरे
चेहरे से टपकने लगता है। एक मॉकिंग स्माइल के साथ डीला कहती है कि उसे लगा कोई सीवर रैट उसके कमरे में घुस आया है। फिर वो उसे फिर से रैट कहती है और पूछती है कि क्या वही मर्सनरी है जिसका जिक्र बटलर ने किया था। लड़की कुर्सी पर टिक कर नफरत भरी नजर से उसे घूरती रहती है। फिर वो एक छोटी टेबल पर चढ़ जाती है ताकि कमरे में वो हमारे एमसी से लंबी दिखे। इसके बाद वो एक बाल्टी गंदा पानी उसके सिर पर उड़ेल देती है ताकि उसे और ज्यादा ह्यूमिलेट कर सके। हमारा एमसी चुप चुप वहीं खड़ा रहता है जबकि गंदा पानी उसके चेहरे से बहता रहता है। डीला शिकायत करती है कि बाल्टी खाली हो गई और उसे इसमें कोई मजा नहीं आया। तभी डेरिक सिर उठाकर उसे गुस्से और नफरत से भरी नजर से देखता है। लड़की उसका ये रिएक्शन देखकर चौंक जाती है और अपना शौक छुपा नहीं पाती। वो उसे किक करने की कोशिश करती है और अपनी नाक ढंककर शिकायत करती है कि गंदे पानी की बदबू अब बर्दाश्त के बाहर है। डेरिक जमीन पर बैठा उसे देखता रहता है और उसका जूता आकर उसके कंधे पर गिरता है। यंग नोबल धीरे धीरे टेबल का सहारा लेकर उठती है और खुद को संभालते हुए उसे फिर से सीवर रैट कहती है। वो सवाल करती है कि आखिर कोई ऐसा इंसान उसे कैसे